कहानी की शुरुआत 4 घायल लोगों से होती है जिनको कुछ लोगों ने धोखे से शूट डाउन कर दिया था। इनमें से एक लड़की जिसका नाम एंडी है, वो अपनी कहानी बताती है। वो इस जैसी सिचुएशन से हजारों बार गुजरी थी और अब वो सबसे उकता गई थी। इसके बाद सीन कुछ दिन पहले का शिफ्ट होता है। एंडी और उसका पार्टनर बुकर मोरक्को में CIA के एक एजेंट से मिलने आए थे। तभी रास्ते में एंडी कुछ लड़कियों को देखती है जो कि सेल्फीज ले रही थी। एंडी अपनी पहचान छुपाने के लिए उनकी ग्रुप फोटो लेने के बहाने अपनी वो पिक डिलीट कर देती है जिसमें उसका फेस विजिबल था। कुछ समय बाद एंडी और बुकर होटल के एक रूम में अपनी टीम के बाकी सदस्य जो और निकी से मिलते हैं। यहाँ ये बात क्लियर थी कि एंडी और उसकी टीम कोई अननोन लेकिन इम्पोर्टेंट काम करते हैं, लेकिन वो अपने इस काम से कुछ खुश नहीं थे। इसके बाद एंडी और बुकर कॉपले से मिलने जाते हैं जो कि एक फॉर्मर CIA एजेंट है। वो एंडी और बुकर को कुछ बच्चों को रेस्क्यू करने का मिशन देता है जिनको साउथ सूडान के कुछ टेररिस्ट ने किडनैप कर लिया था। एंडी और बुकर इस मिशन से पहले भी कॉपले के साथ काम कर चुके थे तो वो उस पर पूरा ट्रस्ट करते हैं, लेकिन उनका एक रूल है कि वो एक ही व्यक्ति के साथ एक से ज़्यादा बार काम नहीं करते हैं। लेकिन उन बच्चों के खातिर एंडी इस मिशन के लिए हाँ बोल देती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है। एंडी, बुकर, जो और निकी साउथ सूडान के किसी डेजर्ट में लैंड करते हैं और जैसे ही रात होती है एंडी और उसकी टीम टेररिस्ट के कैंप पर अटैक कर देती है। वो लोग उन टेररिस्ट को चुन चुन कर मारने लगते हैं और कुछ ही समय में उस रूम में एंटर हो जाते हैं जहां पर बच्चों को बंदी बनाकर रखा हुआ था, लेकिन उनको बच्चे तो नहीं, सिर्फ उनके शूज़ मिलते हैं। एंडी को ऐसा लगने लगता है कि शायद उसने वहां पहुंचने में बहुत देर कर दी है और टेररिस्ट ने उन बच्चों को कहीं और शिफ्ट कर दिया है। लेकिन तभी एक लाइट ऑन होती है और चारों ओर से कुछ लोग उन पर शूट करने लगते हैं। बेसिकली कॉपले ने ही एंडी और उसकी टीम के लिए ये जाल बिछाया था। उन लोगों को शूट डाउन करने के बाद जैसे ही वो लोग वहां से जाने लगते हैं तो एंडी और उसकी टीम के सारे बुलेट बाउंड्स ठीक हो जाते हैं और वो लोग उन लोगों को वहां मार देते हैं। वहीं दूसरी ओर कॉपले कहीं दूर बैठा इस सब को CCTV कैमरे के थ्रू देख रहा होता है। यहाँ हमें पता चलता है कि एंडी और उसकी टीम कोई साधारण इंसान नहीं है। इनके पास सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ और हीलिंग पावर्स हैं और ये लोग इंसानों की ज़िंदगियाँ बचाने के लिए कई सदियों से ऐसे ही मिशंस कर रहे हैं। अब उनको पता चल जाता है कि कॉपले ही सबके पीछे है और वो लोग उसको ढूंढने निकल जाते हैं। इसके बाद हमें अफगानिस्तान की सिचुएशन दिखाई जाती है जहां कुछ US मरीन्स स्थानीय लोगों की मदद कर रहे थे। इनमें से एक सोल्जर नाइल को कुछ महिलाओं को टेररिस्ट के चुंगल से छुड़ाने का टास्क मिलता है। वो अपनी टीम को लेकर उनके ठिकाने तक पहुंच जाती है और उन महिलाओं में से एक नाइल को उस टेररिस्ट का बता देती है जो कि उस घर के एक रूम में ही छुपा हुआ था। वो लोग उसको शूट डाउन कर देते हैं, लेकिन नाइल जब उसकी जान बचाने की कोशिश कर रही होती है तो वो टेररिस्ट नाइफ के जरिए से नाइल का गला काट देता है। नाइल की पार्टनर उसकी हेल्प करने की कोशिश करती है, लेकिन तब तक नाइल का बहुत ज़्यादा खून बह गया था। ठीक उसी समय एंडी और उसकी टीम को एक साथ नाइल के जख्मी होने का विजन आता है, जिसका सिर्फ एक ही मतलब है कि नाइल भी उन्हीं की तरह एक इमॉर्टल है जिसने 200 साल बाद जन्म लिया है। नाइल को ढूंढने के लिए एंडी अकेले ही उसके पीछे चली जाती है और बाकी टीम कॉपले को ढूंढने लग जाती है। वहीं दूसरी ओर नाइल को अब होश आ गया था और उसका जख्म पूरी तरह से ठीक हो गया था, वो भी बिना किसी निशान के। इसके बाद हम कॉपले को देखते हैं जो कि अब लंदन में था और वो यहाँ मैरिक से मिलने आया था जो कि एक फार्मास्यूटिकल कंपनी का मालिक है। कॉपले मैरिक को एंडी और उसकी टीम की CCTV फुटेज दिखाता है जिसमें वो तेजी से हील हो रहे थे। मैरिक फुटेज को देख काफ़ी खुश था। वो एंडी और उसकी टीम को पकड़कर उन पर एक्सपेरिमेंट करके कुछ ऐसा बनाना चाहता था जो कि इंसानों को हमेशा के लिए इमॉर्टल बना दे, ऑब्वियसली जिसके जरिए वो बहुत सारे पैसे बनाएगा। तभी मरीन बेस में नाइल को पता चलता है कि उसकी हीलिंग एबिलिटी को टेस्ट करने के लिए उसको जर्मनी भेजा जा रहा है और जब नाइल कुछ सोल्जर्स के साथ जा रही होती है तो एंडी वहां आ जाती है और वो उनको नॉक करके ज़बरदस्ती नाइल को अपने साथ ले जाती है। नाइल मौका देखकर भागने की कोशिश करती है तो एंडी उसके सर पर शूट कर देती है। कुछ ही सेकंड बाद जब नाइल को होश आता है तो अब उसको ये समझ आ गया था कि वो एक इमॉर्टल है। एंडी उसको कार में बैठने का कहती है और उसको उसकी पावर्स के बारे में सब कुछ बताने का प्रॉमिस करती है। वो लोग एक एयरबेस पहुंचते हैं जहां से वो लोग फ्रांस की ओर निकल जाते हैं। फ्लाइट के दौरान एंडी नाइल को अपने बाकी इमॉर्टल टीम मेंबर्स के बारे में बताती है और फिर वो सोने चली जाती है। लेकिन कुछ समय बाद जब एंडी जागती है तो उसके हाथ बंधे हुए थे और नाइल पायलट को गन पॉइंट पर तुरंत ही प्लेन लैंड करने का कह रही थी। नाइल को रोकने के लिए एंडी खुद ही पायलट को शूट कर देती है। वो नाइल को उसको खोलने का कहती है ताकि वो प्लेन को उड़ा सके।
प्लेन तेजी से नीचे की ओर जा रहा था और ना चाहते हुए भी नाइल एंडी को खोल देती है। तभी एंडी उसे बताती है कि पायलट तो सिर्फ मरने का नाटक कर रहा था, जिससे सुन नाइल एंडी से लड़ने लगती है। लेकिन कई सदियों की ट्रेनिंग होने के कारण एंडी नाइल को आसानी से हरा देती है। जिसके बाद वो लोग फ्रांस में लैंड करते हैं और बाकी टीम मेंबर्स से मिलते हैं। वो लोग साथ में डिनर करते हैं और नाइल को बताते हैं कि वो लोग वर्ल्ड वॉर्स, क्रूसेड्स जैसे कई हिस्टोरिकल इवेंट्स जी चुके हैं। उनके पावर्स अनलिमिटेड हैं, लेकिन चांसेस है कि कभी भी उनके पावर्स काम करना बंद कर सकते हैं, क्योंकि पहले भी एक दफ़ा हो चुका है जब उनके एक इमॉर्टल फ्रेंड के जख्म हील नहीं हुए थे और उसकी डेथ हो गई थी। इसके बाद रात में नाइल अचानक एक बुरे सपने के कारण जाग जाती है। वो बताती है कि उसने एक महिला को आयरन कॉफिन में देखा है, जिसे सुन बाकी सारे इमॉर्टल्स शॉक में थे। वो लोग जानते थे कि नाइल ने ख्वाब में किसको देखा है। बुकर नाइल को बताता है कि उस महिला का नाम क्वीन है। एंडी ने सबसे पहले क्वीन को ही ढूंढा था, लेकिन इंग्लैंड में उनको विचेस समझकर पकड़ लिया गया था। और सब कुछ ट्राई करने के बाद भी जब एंडी और क्वीन जिंदा थे तो वो लोग क्वीन को एक आयरन कॉफिन में डालकर समंदर में कहीं फेंक देते हैं, जहां वो पिछले 500 सालों से इसी तरह कैद है। ये कहानी सुनने के बाद एंडी और नाइल कुछ समय के लिए जब अपने हाइडआउट से बाहर जाते हैं, ठीक उसी समय बाकी टीम मेंबर्स पर मैरिक के भेजे हुए लोग अटैक कर देते हैं। इस सब में बुकर एक ग्रेनेड से बुरी तरह घायल हो जाता है और उसको हील होने में समय लग रहा था। वहीं दूसरी ओर एंडी और नाइल को भी मैरिक के लोगों का पता चल जाता है और एंडी उनको मारने के बाद नाइल और बुकर के साथ वहां से निकल जाती है। लेकिन इस सब में जो और निकी को मैरिक के लोग पकड़कर कॉपले के पास ले जाते हैं और वो उनको प्लेन में बिठाकर रिसर्च सेंटर ले जाता है। मैरिक फाइनली अपने सामने इमॉर्टल्स को देख काफ़ी खुश था। वो उनकी हीलिंग पावर्स को चेक करने के लिए जो को कई बार नाइफ से स्टैब करता है और कुछ ही सेकंड्स में जो के जख्म को भरते देख वो सारे लोग सरप्राइज थे। दूसरी ओर एंडी, बुकर और नाइल एक अबेंडेंड माइन में पहुंच जाते हैं। कुछ देर बाद रेस्ट करते हुए एंडी रियलाइज करती है कि उसकी पिछली लड़ाई के जख्म अभी तक ठीक नहीं हुए हैं, जिसका एक ही मतलब था कि अब एंडी की हीलिंग पावर्स खत्म हो रही थी। लेकिन वो नाइल और बुकर को कुछ नहीं बताती है। इसी बीच लैब में डॉक्टर्स जो और निकी के ब्लड, टिश्यूज और डीएनए सैंपल्स ले लेते हैं। क्योंकि अब उनके पास रिसर्च करने के लिए सैंपल्स थे तो कॉपले मैरिक को जो और निकी को छोड़ देने का कहता है, लेकिन मैरिक उनको छोड़ने से साफ इनकार कर देता है। कॉपली को ये बिल्कुल ठीक नहीं लगता है, लेकिन वो अब कुछ कर भी नहीं सकता था। अगली सुबह एंडी माइन के बाहर खड़ी थी और उसके हाथ में नाइल का फ़ोन था, जिसमें उसकी फैमिली पिक्चर्स थीं। सभी इमॉर्टल्स में से नाइल ही एक ऐसी इमॉर्टल है जिसकी फैमिली है। और जब नाइल को पता चलता है कि अब से उसको अपनी फैमिली के बिना ही ज़िंदगी जीनी होगी, तो वो इमॉर्टल्स के टीम का हिस्सा बनने से पीछे हट जाती है। एंडी उसकी इस सिचुएशन को समझती है और वो नाइल को जाने देती है। इसके बाद एंडी और बुकर जो और निकी को रेस्क्यू करने के लिए निकल जाते हैं। कुछ दूर ड्राइव करने के बाद नाइल को कार में गन की मैगजीन मिलती है। वो तुरंत ही समझ जाती है कि बुकर ने जानबूझकर एंडी को खाली गन दी है और वो मैरिक के लिए काम कर रहा है। वहीं दूसरी ओर एंडी और बुकर ने कॉपले को ट्रैक डाउन कर लिया था और वो लोग उस पर अटैक करने ही वाले थे कि बुकर एंडी को शूट कर देता है। वो एंडी को बताता है कि वो अपनी ज़िंदगी से उकता गया है और वो चाहता है कि मैरिक कोई ऐसा रास्ता ढूंढे जिससे वो सुकून से मर सके। लेकिन बुकर इस बात से अनजान था कि एंडी की हीलिंग पावर्स अब ठीक से काम नहीं कर रही हैं और इस दफ़ा वो वाकई में मर सकती है। तभी वहाँ मैरिक अपने लोगों के साथ आ जाता है और एंडी को ले जाने लगता है। एंडी के जख्म को ठीक ना होता देख बुकर उन लोगों को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो लोग उसको नॉकआउट कर देते हैं। इसके बाद कॉपले भी मैरिक के खिलाफ हो जाता है, लेकिन वो लोग उसको भी बेहोश कर देते हैं। वो लोग बुकर और एंडी को जो और निकी के पास लैब में ले जाते हैं, जहां बुकर की असलियत जानने के बाद जो और निकी भी बुकर के खिलाफ हो जाते हैं। नाइल अब एंडी और बुकर को ढूंढते हुए कॉपले के घर आ जाती है और वो उसको एंडी और बाकी इमॉर्टल्स का पता बताता है। इस बार वो नाइल की हेल्प करता है और वो लोग चुपके से मैरिक के लैब में घुस जाते हैं। नाइल फाइनली मैरिक के सामने आ जाती है, लेकिन इससे पहले कि वो उसको शूट करती, मैरिक के लोग वहां आ जाते हैं। नाइल भागते हुए उसी रूम में आ जाती है जहां एंडी और बाकी इमॉर्टल्स थे। वो एंडी को गन देती है और बुकर भी उनके साथ लैब से बाहर निकलता है और वो लोग एक एक करके मैरिक के लोगों को मारने लगते हैं। इसी बीच एंडी को इमरजेंसी एग्जिट से एक एक्स मिलती है और वो मैरिक को ढूंढने लगती है और कुछ ही समय बाद एंडी और नाइल मैरिक को ढूंढ लेते हैं। मैरिक एंडी को शूट करने ही वाला होता है कि एंडी एक्स से मैरिक की गर्दन पर वार कर देती है। वो अब भी एंडी को शूट करने की कोशिश करता है और नाइल मैरिक को लेकर बिल्डिंग से नीचे कूद जाती है। वो दोनों नीचे खड़ी एक कार पर गिरते हैं, जिसके कारण मैरिक की डेथ हो जाती है, लेकिन नाइल के जख्म हील हो जाते हैं। इसके बाद वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं और एंडी के जख्म फिर से हील होने लग गए थे।
कुछ दिनों बाद नाइल फाइनली इमॉर्टल्स के ग्रुप का हिस्सा बनने का डिसीजन लेती है और वो लोग बुकर को उनको धोखा देने के लिए 1 सदी तक एग्जाइल में रहने की सजा सुनाते हैं। बुकर उन सब लोगों को गुड बाय कहकर वहां से चला जाता है। इसके बाद एंडी और बाकी इमॉर्टल्स एक शर्त पर कॉपले के साथ काम करने का डिसीजन लेते हैं कि वो उनकी पहचान को छुपाए रखेगा। दूसरी ओर बुकर जब अपने घर पहुंचता है तो वो किन को देखकर सरप्राइज था, जो कि किसी तरह अपने कॉफिन से आज़ाद हो गई थी। और इसी के साथ मूवी यहीं एंड हो जाती है। तो चलो यार, अगर तुम्हें एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को प्रेस कर दो। मैं मिलता हूँ तुम सब लोगों से एक नई मूवी के एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखो। बाय, टेक केयर।